नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की क्लास में हम एक दो टॉपिक पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। तो हेडिंग डालें आप वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लास 12 का टॉपिक है, क्लास 12 यूपी बोर्ड। ठीक है जी। तो हेडिंग क्या है आपकी? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखो वैद्युत, आप अर्थ समझते हैं वैद्युत क्या होता है, यानी एक तरीके से वैद्युत धारा से संबंध आप जोड़ सकते हैं। और चुंबकीय यानी चुंबक का इफेक्ट, चुंबक का प्रभाव और वैद्युत क्षेत्र और चुंबक के बीच क्या क्या रिलेशन है इसके बारे में बात करेंगे। प्रेरण, प्रेरण का अर्थ यहाँ पे प्रेरणा से है। ठीक है, आइए देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ध्यान देना, आपको बायो सावर्ट का नियम पता है। बायो सावर्ट का नियम आपने पढ़ा है यदि, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको अच्छे समझ में आएगा। बायो सावर्ट का नियम आपने 10th क्लास में तो पढ़ा है, और साथ में इसी चैप्टर की शुरुआत में आपने पढ़ा था बायो सावर्ट का नियम। तो आप सभी जानते हैं बायो सावर्ट का नियम क्या होता है। एक बार मैं बता देता हूं। जब किसी तार में धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस नियम को आप क्या कहते हैं? बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट बायो सावर्ट के बाद हुए फैराडे। ठीक है, फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि बायो सावर्ट का नियम जो कहता है मुझे उसका अपोजिट करना है। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है आपको पता है। बायो सावर्ट के नियम की एक बात है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यानी धारा के द्वारा, बायो सावर्ट के नियम में धारा के द्वारा आप क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। बात क्लियर है? तो फैराडे ने यह कहा कि बायो सावर्ट ने तो धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, मैं ये प्रयास है मेरा कि मैं चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत धारा को है ना उत्पन्न कर सकूं। तो उन्होंने अपोजिट करने का प्रयास किया। पूरा जीवन वो इसी में लगे रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अंत में वो परेशान हो गए। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। कुंडली लेकर, कुंडली आप समझते हैं, मुड़ा हुआ तार, तो एक कुंडली और एक चुंबक लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। जब वो हार गए तो उन्होंने चुंबक को फेंक करके मारा, है ना, कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं हार चुका हूं। तो उन्होंने देखा वो चुंबक जो है कुंडली के पास से गुजर के गई। तो कुंडली के पास से जब चुंबक गुजर के गई तो उन्होंने देखा कि एक चमत्कार, कि जिस कार्य के लिए उन्होंने पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था वो कार्य हो चुका था। अर्थात जब चुंबक कुंडली के पास से गुजर के गई तो कुंडली में धारा प्रवाहित हो चुकी थी। इसका निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला? फैराडे ने देखा, उन्होंने कुंडली का और चुंबक का एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। आप देख सकते हैं, देखो कुंडली इस तरीके से मुड़ा हुआ तार है जिसे आप क्या कहते हैं? कुंडली। ठीक है जी, एक मुड़ा हुआ तार है जिसे आप क्या कहते हैं? कुंडली। और एक चुंबक, बार मैग्नेट मान सकते हो आप, दंड चुंबक। आप जानते हैं इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, यानी चुंबक का उत्तरी ध्रुव और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। बात क्लियर है यहां तक आपको? तो कुंडली और चुंबक के प्रयोग बायो सावर्ट के बाद फैराडे ने करके देखे, और उनका प्रयास था कि वो चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा को उत्पन्न करें। लेकिन देखो उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। वो चाह रहे थे कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाए इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो उन्होंने देखा कि जब कुंडली के बराबर में कोई चुंबक निकल के जाती है ना, तो क्या होता है? अचानक कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है। अचानक कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है। बात क्लियर है? तो यहां से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कुंडली में धारा प्रवाहित हुई क्यों? कुंडली में धारा प्रवाहित इस कारण से हुई थी कि यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए? गतिशील। यानी एक निष्कर्ष वहां से मिला कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आप किसी कुंडली में या किसी तार में धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, बल्कि गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो यहां से एक बात निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि चुंबक जो है गतिशील होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो गतिशील होना चाहिए, तो कुंडली में यानी कि तार में धारा प्रवाहित हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? फिर उन्होंने बाद में देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि चुंबक ही गतिशील हो, है ना, कुंडली भी गतिशील हो सकती है, चुंबक स्थिर हो सकती है। तो वहां से 3 केस बनते हैं। पहला, या तो चुंबक गतिशील हो, कुंडली स्थिर हो, एक। दूसरा, जब कुंडली स्थिर हो
मतलब जब कुंडली गतिशील हो और चुंबक क्या हो, स्थिर हो। दो और तीसरा केस जो है, तीसरी स्थिति जो है वो क्या है कि दोनों ही गतिशील हैं लेकिन विभिन्न मतलब अलग अलग वेग से हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, फैराडे ने ये कहा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच क्या होता है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच एक आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति समझ रहे हो आप, यानी कोई सा एक गति में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव से निकलता है मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी क्या बोलते हैं, आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो देखो ये निकल रही है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रही है, इस तरीके से तो है। तो आप देख के बताओ चुंबक की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कहां से पास होकर जा रही है, कहां से निकल के जा रही हैं, वे निकल के जा रही है इस कुंडली के भीतर से। और आपको पता होना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स आप जानते हैं, है ना, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अन्यथा पढ़ लेना। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी कुंडली या किसी बंद जो पृष्ठ होता है उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो आप एक बात देख के बताओ, यदि ये चुंबक गति कर रही है तो जब ये दूर है, ध्यान देना, जब ये चुंबक दूर है तो इस कुंडली से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो कम होगी। जैसे जैसे चुंबक कुंडली के पास आएगी तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। फिर चुंबक दूर जाएगी, फिर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होने लगेगी जो कुंडली से गुजर के जा रही है। और आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। पास आती है तो बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स, है ना, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है। दूर जाएगी, है ना, चुंबक, तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, है ना, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट रही है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका सीधा सा मतलब है, इतनी बात समझाने का इसका निष्कर्ष 2 लाइनों में है। और वो लाइंस क्या है कि जब देखो किस तरीके से, है ना, लिखना है आपको। आप क्या कहेंगे कि जब किसी कुंडली या चुंबक के बीच, जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता रहता है। चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होगा तो क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो देखो ध्यान देना, तो कुंडली में एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे आप क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, है ना। कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हो जाता है, एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे आप विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। क्लियर है? और आप समझ सकते हैं विद्युत वाहक यानी जो बल है ना, विद्युत को यानी धारा को प्रवाहित करने का प्रयास करेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, लगातार परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे आप क्या कहते हैं, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है जी, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं इसे। बात समझ में आ रही है? तो इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बात क्लियर है? आप देखो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित है ना, ये कहां से प्रेरित है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, इसी कारण ये उत्पन्न हुआ। क्लियर है? तो इसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि ये कुंडली जो है ना, यदि ये कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है, बंद परिपथ है ना, क्योंकि आप जानते हैं धारा तभी बहती है जब परिपथ बंद होता है। तो यदि ये कुंडली बंद परिपथ बनाती है, ठीक है जी, यदि ये कुंडली बंद परिपथ बनाती है तो क्या होता है, तो एक धारा बहने लगती है। ठीक है जी, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लगती है कुंडली में, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो यानी आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है, क्या लिखना है नेक्स्ट लाइन से, कि यदि कुंडली बंद परिपथ बनाती है तो कुंडली में एक धारा भी बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। ठीक है, तो
तो ये जो सारी बात मैंने बताई आपको, इन सारी बातों को मिला के ही आप क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको दोबारा एक बार किस तरीके से लिखना है आपको, है ना। देखो क्या कहेंगे कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप, यदि कुंडली बंद परिपथ बनाती है तो कुंडली में एक धारा भी प्रवाहित हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। क्लियर है, बस बाद में लिख देना इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है, इसे आप समझ लें, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।